हेलो गाइस। आज हम 11th क्लास की केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नेम है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। जिसका टॉपिक है हमारा आज का टॉपिक लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है क्या। जैसे कि सभी चीज को सही से फॉलो कराने के लिए कुछ लॉज बनाए जाते हैं, ऐसे ही क्या था केमिस्ट्री के अंदर भी केमिकल रिएक्शंस के लिए कुछ लॉ बनाए गए हैं। उन्हीं लॉ को क्या बोलते हैं हम, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस बोलते हैं। अब ये क्या है, आपकी क्लास में आपकी सिलेबस में 5 लॉज दिए हुए हैं। फर्स्ट लॉ है हमारा नंबर 1, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है। सेकेंड लॉ है इसका लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। थर्ड नंबर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। फोर्थ नंबर गैलुसैक्स लॉ। एंड लास्ट नंबर इज एवागैद्रो लॉ। ओके, ये 5 लॉज हैं और आज के सेशन में हम इन्हीं 5 लॉज को डीपली डिस्कस करेंगे। ठीक है, वन बाय वन। ओके, अब देखिए हम अब फर्स्ट लॉ को डिस्कस करेंगे जिसका नेम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और सभी को मैं रफ कर दे रहा हूं, अब ओनली हम डिस्कस करेंगे अभी इस टाइम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जैसे आपने एक लॉ पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ हीट, उसी से मैच करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जैसे कि आपने पढ़ा था कि हीट को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसे वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में क्या कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं। ऐसे क्या है यहाँ पर एक लॉ है, तारीख क्या है? ये लॉ है जिसके इसके अकॉर्डिंग क्या बोलता है ये, इस पहले जानते हैं ये लॉ दिया किसने था। इस लॉ को देने वाले थे एंटोनियो लैवोसियर, जो कि जिनको हम फादर ऑफ केमिस्ट्री भी बोलते हैं। ये इनका बहुत बड़ा रोल है केमिस्ट्री में। इनका नाम है एंटोनी लैवोसियर, LAVOISIER, एंटोनी लैवोसियर। अब ये लॉ क्या कहता है, देखिए इन्होंने एंटोनी लैवोसियर ने क्या बात बोली थी। इन्होंने बोला कि मास को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यानी मास ना क्रिएट हो सकता है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है। क्या हो सकता है, अब जैसे आपने हम केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं तो केमिकल रिएक्शन आप देखते होंगे। जैसे मान लीजिए आपको एक केमिकल रिएक्शन लिखता हूं मैं A+B, ये हमारे क्या थे, रिएक्टेंट थे। जो लेफ्ट साइड में होते हैं वो क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स होते हैं, और जो राइट हैंड साइड में होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं। ये क्या है, हमारे प्रोडक्ट्स। ओके, तो ये बोलते हैं कि मास को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो सपोज करिए यहाँ पर इन रिएक्टर में कुछ मास होगा, कुछ ना कुछ मास तो वो ले रखे होंगे जब रिएक्शन करेंगे तो जब ना मास को हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो ये क्या हुआ, जितना मास रिएक्टेंट का होगा रिएक्शन के बाद उतना ही मास किसका होगा, प्रोडक्ट का होगा। तो एक स्टेटमेंट यहाँ पे ये बनती है, द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स।
इसी वजह से हम क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। किसकी वजह से? इस लॉ की वजह से। ओके, इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं एक न्यूमेरिकल से। जैसे देखिए एक स्टेटमेंट दे रहा हूं मैं, इसने बोला इन्होंने कि 10 ग्राम CaCO3, इसका मास कितना? 10 ग्राम था। जब इसे डिकम्पोज किया गया तो ये CaO प्लस CO2 में डिकम्पोज हुआ, टूटा। तो ये क्या हुआ? रिएक्टेंट। तो बढ़ाया मैंने क्या, लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है? रिएक्टेंट होते हैं। और ये क्या हो गया? प्रोडक्ट। दोनों हो गए प्रोडक्ट। ओके, अब इन्होंने बोला कि इसका जो मास था वो 4.6 ग्राम था CaO का। अब ये 4.4 और ये 5.6 ग्राम। ओके, तो हम इस देखो इस रूल की हेल्प से क्या कर सकते हैं, हम इस लॉ की हेल्प से इसे वेरीफाई कर सकते हैं कि रिएक्टेंट का मास कितना था? 10 ग्राम। और जो हमारे प्रोडक्ट बने हैं उनका मास चेक करते हैं कितना आता है। चलो चेक करें, इसको कितना आएगा? 4.4 प्लस 5.6 कितना होता है? 10 ग्राम। तो देखिए ये प्रूव हो गया ना कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। यही हमारा क्या होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है। इसको दिया था एंटोनी लैवोसियर ने। एक सिंगल लाइन स्टेटमेंट है इसकी बस, कि मास को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट लॉ पर आते हैं। सेकंड नंबर लॉ, जिसका नेम क्या था? लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। सेकंड नंबर लॉ, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन। इस लॉ को दिया था जोसेफ प्राउस्ट ने। जोसेफ प्राउस्ट का भी केमिस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने बहुत वर्क किया है केमिस्ट्री में, और इन्होंने क्या दिया था? लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन दिया था। अब देखिए अकॉर्डिंग टू जोसेफ प्राउस्ट क्या बात बोली इन्होंने, कि इन्होंने ये बोली किसी भी कंपाउंड को, इन्होंने ये बोला कि किसी भी कंपाउंड को डिफरेंट तरीके से हम फॉर्म कर सकते हैं। डिफरेंट तरीके से मीन्स कि उससे अलग अलग मेथड से हम क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। लेकिन किसी भी कंपाउंड में जो उसके एलिमेंट्स होते हैं जिससे मिलकर वो बना होता है, उन एलिमेंट्स के बीच में जो रेशो होता है, यानी कैसा होता है? वो होता है डेफिनिट। कैसा होता है? डेफिनिट मानी फिक्स रहता है, चेंज नहीं होता किसी भी सर्कमस्टांसेस में। तो क्या समझो, किसी भी कंपाउंड को हम डिफरेंट तरीके से बना सकते हैं। उसका सोर्स अलग अलग हो सकता है, लेकिन उसके अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनका प्रोपोर्शन या बोले रेशो क्या रहेगा? हमारा डेफिनेट रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो यही है सेम। यदि इसको थ्योरी में लिखें, इसकी डेफिनेशन लिखें, तो ये हो जाएगा अ कंपाउंड। इसको आप देखो लिखना चाह रहे हैं तो अ कंपाउंड can be obtained from different methods, okay, but the ratio of each कंपोनेंट। यहाँ पे कंपोनेंट का मतलब है हमारा एलिमेंट, जो भी एलिमेंट से मिलकर हमारा कंपाउंड बना हुआ है। ईच कंपोनेंट
इसमें कि हम इसको एलिमेंट भी बोल सकते हैं। देखिए मैं एलिमेंट लिख रहा हूं यहां पर, किससे? ये बाय मास से, यानी जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनके मास से, उनके मास के बीच में जो रेशो आता है वो कैसा होता है? डेफिनेट होता है, रिमेन्स सेम। रिमेन्स सेम, ओके। ठीक, क्या है? अ कंपाउंड कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट मेथड्स, किसी भी कंपाउंड को हम डिफरेंट मेथड से ऑब्टेन कर सकते हैं, बट लेकिन क्या बात बोली नहीं, द रेशो ऑफ ईच कंपोनेंट, कंपोनेंट का मीन्स यहाँ पे एलिमेंट, बाय मास रिमेन्स सेम। अब इसको हम देखो एक हमारा एग्जांपल लेते हैं, बहुत सिंपल सा एग्जांपल। जैसे मान लीजिए हमारा एक कंपाउंड था AB, AB कंपाउंड था, तो यहां पे क्या था? इसका जो मास था, मान लीजिए हमने x1 मान लिया, A का मास कितना था दिया ना, बाई मास, ये बाई मास उन्होंने बुलाया, तो इसका A का मास मान लिया x1 और B का मान लिया मास x2। तो इन्होंने बोला है कि जो x1 रेशो x2 है, यानी इन दोनों के मास का जो रेशो है वो क्या रहेगा? हमारा डेफिनेट, यानी कि फिक्स रहेगा। यही हमारा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इसको हम देखो एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत सिंपल सा एग्जांपल, बहुत पढ़ा होगा आपने H2 का, वाटर का। देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको रब कर देता हूं। ओके, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए इसका। जैसे कि एग्जांपल लेता हूं मैं H2 का, फॉर एग्जांपल लिया मैंने वाटर का। अब H2 जो बना हुआ है किससे मिलकर बना हुआ है? H से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। तो इनके बीच में तो ये जो एलिमेंट है ये क्या है? हमारा इसके कंपोनेंट है। इस कंपाउंड के कंपोनेंट कौन कौन है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जैसे हमने बताया था कि कोई भी कंपाउंड किससे मिलकर आता है? उसके कंपोनेंट से। कंपोनेंट क्या है इसके अंदर? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इनका रेशो निकालना बाय मास। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये है हमारा क्या बना है? H2O बनता है ना इससे। ये इससे बना है, हाइड्रोजन बना है इससे, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन से। अब इनका हम रेशो लगा रहे हैं, इसमें रेशो कितना है? देखो इसका रेशो कितना है? 2 है। बाई मास की बात करें तो इसका रेशो कितना हो गया बाई मास? हाइड्रोजन का मान होता है 1, कितना होता है? 1, और इसका होता है हमारा 16 मास, और यहाँ पे इसके कितने हैं? 2 एटम्स हैं, तो हो गया 2। अब इन दोनों का रेशो हम निकालें, कितना है? 2:16। तो इसे हम कट करें और कितना बचेगा? 1:8। तो ये है कि जब भी कभी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके वाटर बनाएंगे तो उन दोनों के बीच में जो रेशो रहेगा वो क्या रहेगा? यही रहने वाला है, चेंज नहीं होगा, चाहे उसे किसी भी तरीके से बनाया जाए। किसी भी तरीके से मतलब कोई अलग अलग मेथड से हम उसे प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन इनका जो रेशो रहेगा वो रहेगा 1:8। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल था, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लॉ हम स्टार्ट करते हैं अब, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसको दिया था जॉन डाल्टन ने। में। ओके, अब देखिए ये लॉ क्या कहता है। जॉन डाल्टन ने क्या बात बोली थी? मल्टीपल प्रोपोर्शन आ गया, वहां पे क्या था? डेफिनेट प्रोपोर्शन था, यहाँ पे आ गया मल्टीपल। तो यहाँ पे मल्टीपल से मतलब क्या है? देखिए यहाँ पे मल्टीपल का मीन्स क्या है यहाँ पर? तो इन्होंने बोला कि जब कोई दो एलिमेंट
आपस में कंबाइन करते हैं, जब कंबाइन करेंगे एलिमेंट, जैसे A प्लस B मान लीजिए कंबाइन करते हैं, दो एलिमेंट है ये, जब ये कंबाइन करेंगे तो ये टू या मोर, वन या मोर उससे अलग तरीके का कंपाउंड बना सकते हैं। जैसे कि ये कंबाइन किए और इन्होंने AB और AB2 टाइप के कंपाउंड बना लिए। पहले एग्जांपल ले रहा हूं, देखो आपको समझाऊंगा इसकी थ्योरी क्या है। इन्होंने क्या बोला कि जब कोई दो एलिमेंट कंबाइन करते हैं तो वो वन या उससे ज्यादा तरीके के कंपाउंड बनाते हैं। जैसे हमने बनाया तो यहाँ पर एक एलिमेंट ये था, एक एलिमेंट ये है, दोनों आपस में कंबाइन किए और उन्होंने दो तरीके के एलिमेंट कंपाउंड बना दिए। एक कंपाउंड ये बना, एक कंपाउंड ये बना। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा ये जो है ये फिक्स रहा। कैसा रहा? फिक्स। और ये कैसा हो गया? ये डिफरेंट हो गया, यानी चेंज हो गया। बी क्या हुआ? चेंज हो गया और ये फिक्स रहा ये। तो इसी पर हमारा बेस्ड है ये मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो क्या है इसकी थ्योरी क्या है? सुनो, इफ टू एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर, यदि दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करें टुगेदर तो दे फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, वे एक से ज्यादा कंपाउंड बना लेते हैं। एक से ज्यादा बन गया। अब उसके होता है डिफरेंट मास ऑफ वन एलिमेंट। यहां पर वन एलिमेंट कौन सा है? डिफरेंट वाला कौन सा है? बी है। तो डिफरेंट मास ऑफ वन एलिमेंट, डिफरेंट मास ऑफ वन एलिमेंट which combine with the fixed mass of another element. We are a simple whole number ratio to one another. ये है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। देखो एक बार और समझेंगे इसको, है क्या। देखिए इन्होंने बोला इफ टू एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर, if two elements combine together they form more than one type of compound, यानी एक से ज्यादा तरह के कंपाउंड बना सकते हैं। और उसके बाद क्या शर्त रखी कि जो डिफरेंट मास वाला एलिमेंट है, डिफरेंट किसका था? इसका था, बी का। जो डिफरेंट ए वाला भी होता है, डिफरेंट हमने बी को मान लिया यहाँ पर ए वाला भी हो सकता था। तो डिफरेंट मास ऑफ एलिमेंट, वन एलिमेंट which is combined to the fixed mass of another element। जो डिफरेंट मास वाला एलिमेंट था वो फिक्स मास वाले एलिमेंट से कंबाइन करा है, और उनके बीच में जो रेशो आएगा, यहाँ पर जो रेशो आएगा तो ये वाला, ये जो रेशो बनेगा इनका दोनों का, ये रेशो हमारा क्या हो जाएगा? एक सिंपल होल नंबर रेशो बनेगा। एक बात और समझो कि जो एक सिंपल सी टेक्निक बना रहा हूं कि जो डिफरेंट मास वाला एलिमेंट था, दोनों कंपाउंड के अंदर जो डिफरेंट मास वाले एलिमेंट थे, जो किससे कंबाइन किए थे? फिक्स मास वाले एलिमेंट से। तो इन दोनों डिफरेंट मास वाले एलिमेंट्स का जो रेशो आएगा वो कैसा होगा? सिंपल होल नंबर रेशो। और सिंपल होल नंबर रेशो का मीन्स होता है कि फ्रैक्शन में ना आए, इसके 1 टाइम हो, 2 टाइम हो, 3 टाइम हो, 4 टाइम हो, ये ना हो कि 1.39 टाइम हो गया, ये गलत। ये सिंपल होल नंबर रेशो नहीं है। इसको हम एग्जांपल से और समझाएंगे। देखो एग्जांपल देखो इसका, जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं आपको यहाँ पर। जैसे हमने दो कंपाउंड बनाते हैं, जैसे देखिए H2O बनता है कंपाउंड हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, और यहां बना H2O2। तो वो चीज वही है। देखो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला था, जब एक से ज्यादा दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं, यहाँ भी दो एलिमेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यहाँ भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन। जब दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं तो वो एक से ज्यादा तरह के कंपाउंड बनाते हैं। ये अलग बना, ये अलग बना। तो इन्होंने क्या बोला बाद में कि जो अब डिफरेंट कौन सा है इसमें? डिफरेंट ये वाला है, O, डिफरेंट O है, सेम तो ये रहा ना। तो ये बोला था ना कि डिफरेंट मास वाला एलिमेंट जो फिक्स मास वाले एलिमेंट से कंबाइन करता है, डिफरेंट मास वाला एलिमेंट जो किससे कंबाइन करता है? फिक्स मास वाले एलिमेंट से कंबाइन करता है,
उन दोनों एलिमेंट्स के बीच में जो रेशो आता है वो कैसा होता है हमारा, एक सिंपल होल नंबर रेशो बनता है। देखिए अब देखो बनाते हैं इसको, जैसे कि इसका रेशो कितना हो गया, देखो 2:16 आ गया, ठीक है। अब इससे कितना आएगा, 2 इसका हो गया 32/2 का। देखो ये सेम है, फिक्स है, लेकिन चेंज कौन हुआ, ये। तो इन दोनों का रेशो कैसा होगा, 16:32, और कैसा बना, 1:2, और ये कैसा रेशो है, एक सिंपल होल नंबर रेशो है। यही हम समझाना चाह रहे हैं। एक बार और समझे, बहुत इंपोर्टेंट लॉ है ये। मल्टीपल प्रोपोर्शन का मीन्स क्या होता है, डिफरेंट प्रोपोर्शन, अलग अलग तरह के प्रोपोर्शन होंगे इसमें, अलग अलग कंपाउंड बनेंगे तो अलग अलग प्रोपोर्शन होंगे। देखो सुनो, जैसे दो एलिमेंट आपस में कंबाइन किए तो एक से ज्यादा तरीके का कंपाउंड बनाए उन्होंने, तो क्या हुआ, इसका मीन्स ये हुआ कि एक तो रहा हमारा अनचेंज, एक का मास रहा अनचेंज, दूसरे ने मास अपना चेंज कर लिया। यहाँ पर वो B था, यहाँ पे B2 हो गया, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि जो जिसका मास चेंज हुआ है, जिसका मास चेंज हुआ है और जो किससे फिक्स है, किससे अटैच हुआ है, फिक्स मास वाले से, देखो तो इन दोनों एलिमेंट के बीच में जो रेशो होगा वो क्या होगा, एक सिंपल होल नंबर रेशो होगा। ये मैंने निकाला है, देखो यहाँ पर सिंपल। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं रब कर दे रहा हूं उसे।